तो इन ढेर सारी खबरों के बीच एक बार फिर से शुरुआत करेंगे संसद की खबरों के साथ, क्योंकि वहां हंगामा बरपा हुआ है। संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी रहा। लगातार हंगामा करने की वजह से आज लोकसभा से 49 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। इस तरह अब तक 141 सांसद बाहर हो चुके हैं। इस पर विपक्षी सांसदों का क्या कुछ कहना है, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। In a single word, I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy inside the parliament. बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है। अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। आज संसद भवन में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए विपक्ष के व्यवहार पर दुख जताया है। पीएम ने कहा है कि विपक्ष के सांसदों का व्यवहार बहुत दुखी करने वाला है। इसके अलावा पीएम ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर कहा कि लगता है संसद सुरक्षा चूक के आरोपियों को विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष ने ठान लिया है कि उनको यहीं रहना है, आगे नहीं जाना है। पार्लियामेंट इंसिडेंट के बारे में उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति डेमोक्रेसी में, प्रजाप्रभुत्व में उनका विश्वास है, इसको घोर खंडन करना था। हम सब मिलकर इसको खंडन करना था, लेकिन कुछ पार्टियां जो अभी हुए चुनाव का नतीजे से निराश होके, हताश होके, तो इसके बारे में एक तरह इसके समर्थन का भाषा जो उपयोग कर रहे हैं, ये तो इट इज मोर डेंजरस। जो एक्ट हुआ है उससे ही कंसर्न। इधर संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार पर बैठकर वो चर्चा करने लगे। उसी वक्त टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री। धनखड़ ने इस व्यवहार को शर्मनाक बताया और कहा कि यह हास्यास्पद है और स्वीकार नहीं है। एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। बात करेंगे अयोध्या की, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दलाई लामा, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसी मशहूर हस्तियों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा की पूजा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगी। इसमें 13 अखाड़ों के 150 साधु, 6 दार्शनिक परंपराओं के शंकराचार्य हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 4000 संतों और 2200 अन्य अतिथियों को भी न्योता दिया गया है। काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी जैसे मंदिरों के प्रमुखों,
धार्मिक और संवैधानिक संस्थाओं को भी के प्रमुखों को भी निमंत्रण दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद 24 जनवरी से 48 दिन तक मंडल पूजा का आयोजन किया जाएगा। 23 जनवरी से राम मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या में इस समारोह को लेकर भव्य तैयारियां अब अंतिम चरण में है। मेहमानों को ठहराने के लिए अयोध्या में अलग अलग जगहों पर व्यवस्था की गई है और अलग अलग मंदिरों और मठों ने भी 600 कमरों की व्यवस्था की है। अयोध्या में 3 जगहों पर 25 दिसंबर से भंडारे शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर अयोध्या में अभूतपूर्व आयोजन किया जाएगा। तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उनसे ये अपील की गई है कि वो ना आए। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं, आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई है और मैंने यही कहता रहा फ़ोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊँगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या उनसे, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊँगा, हरी इच्छा बलवान। आज दिल्ली में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हो रही है। यहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हमारी सहयोगी पल्लवी घोष हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज की बैठक में क्या कुछ है। तो पल्लवी, फिलहाल तो बैठक जारी है, लेकिन कोई जानकारी अगर निकल कर आ रही हो, आज एजेंडे पर क्या है, किन मुद्दों पर बात हो रही है? एक अरसे के बाद इंडिया फ्रंट अलायंस मीटिंग हो रही है और उनके पास बहुत सारी चुनौती है, लेकिन वो उस समय बुलाया गया है ये मीटिंग जब आपने देखा होगा संसद में एक के बाद 140 से भी ज़्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, राज्यसभा और लोकसभा को कुल मिलाकर, और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। 2 सबसे बड़े चुनौती पे विचार करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहली बात ये है कि सीट शेयरिंग, कौन से राज्य में कितने सीट्स किसको दिया जाए। चुनौती इसलिए है कि अगर जैसे मैं मिसाल के तौर पर बंगाल की बात करूं, वहां पे तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि मालदा और मुर्शिदाबाद को छोड़कर कांग्रेस के लिए किसी और सीट पे जीत पाना मुश्किल होगा, और ऐसे में हम कांग्रेस का जो डिमांड है कि हम और सीटों पे लड़ेंगे वो देना बड़ा मुश्किल होगा। और यही प्रॉब्लम है पंजाब में, दिल्ली में, और अगर आप उत्तर प्रदेश की भी बात करें, मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते बहुत ही खराब हो गए थे, और वहाँ पे अखिलेश यादव ने ये भी कहा था जब सीट शेयरिंग की बातें शुरू होंगी तब हम बदला लेंगे। अमेठी और रायबरेली में अब तक समाजवादी पार्टी कोई स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार खड़ा नहीं करते हैं। अगर उन्होंने इस बार कर दिया तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। तो सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा एक और है कि चेहरा कौन होगा। एक तरफ आप देखोगे नरेंद्र मोदी का चेहरा है और उनकी छवि काफ़ी मजबूत है, और उनके खिलाफ ऐसा कौन है जो इंडिया फ्रंट अलायंस से लड़ सके, जो उनको एक टक्कर दे पाए। अगर आप बिहार की बात करें, वहाँ नीतीश कुमार के जितने समर्थक हैं उनको पिच कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, बंगाल में ममता बनर्जी को, और ऐसे में कोई चेहरा नहीं ला पाना या चेहरा लाने से इग्नोर या अवॉइड करना, वो शायद पॉलिटिकली स्पीकिंग इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन पिच या स्लोगन इनका क्या होगा? स्लोगन यही होगा कि डेमोक्रेसी को कैसे बचाया जाए, जो संसद के अंदर हो रहा है, जो बाहर हो रहा है, नौकरियां नहीं है, ये सब मुद्दों पर विचार होगा। पल्लवी, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। आगे क्या निकला फाइनली बैठक में, इस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। इधर इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या नतीजा निकलेगा, जैसा हम कह रहे हैं आज आवाज़ अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर आज का आवाज़ अड्डा ज़रूर देखिएगा हमारे साथ, क्योंकि यहाँ होगी इंडिया गठबंधन की बात और पूछेंगे सवाल कि आज इसमें क्या निकला। आज का आवाज़ अड्डा 7:57 पर। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी भूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भी कहा है कि मुकदमा देश के 2 प्रमुख समुदायों को प्रभावित करता है, इसलिए ट्रायल कोर्ट इसका 6 महीने के अंदर निपटारा करें। वहीं हाईकोर्ट ने निचली अदालत को यह भी आदेश दिया है कि अगर विवादित जगह के किसी हिस्से का ASI सर्वेक्षण करना जरूरी है तो उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सरकार ने नया टेलीकॉम बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। यह बिल 100 से ज्यादा पुराने कानूनों की जगह लेने वाला है। क्या है इस बिल में हाइलाइट्स, बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मंचंदा।
सरकार ने टेलीकॉम बिल 2023 लोकसभा में पेश कर दिया है। जल्दी ये कानून बन जाएगा। एक आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो अनचाही कॉल्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन अनचाही कॉल्स अभी भी आपकी घंटी बजा रही है। बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। टेलीमार्केटिंग की पहली गलती पर 50,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। अगर वो दोबारा कॉल करता है तो 2 लाख रुपये तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। इसके बाद कॉल करने वाले के सारे कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। और आपको अगर कोई प्रमोशनल मैसेज किसी कंपनी को भेजना है तो उससे पहले उपभोक्ता की मंजूरी लेना पूरी तरह से अनिवार्य होगा। अभी जैसे चल रहा वैसे नहीं चलेगा। आइए और जानते हैं नया सिम कार्ड आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के बाद ही मिलेगा। सरकार ये चाहती है कि फ्रॉड को रोका जाए, तो जब तक वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक्स अंगूठे से नहीं होगा, इरिस से नहीं होगा, तब तक नया सिम कार्ड नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल रिसोर्सेज में डाल दिया गया है। इसके ऊपर तोड़फोड़ करने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। कोई ऑप्टिकल फाइबर काटता है, टावर को नुकसान पहुंचाता है, या फिर टावर के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करता है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस करके छेड़छाड़ करता है, तो उसके लिए 3 साल की सजा होगी और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान सरकार ने इस टेलीकॉम बिल में रखे हैं। इतना ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का भी इस बिल में पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। OTT को पूरी तरह से रेगुलेशन से बाहर कर दिया है, यानी कि जिस तरह से आप पहले OTT का इस्तेमाल कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। डाटा नेटवर्क में सेंध लगाना, अगर कोई किसी के नेटवर्क में घुसता है, उसमें डाटा चुराता है उसका, तो उसको भी सजा या अपराध बना दिया गया है। यहाँ पर ये बाहर किसी देश में कोई हैकर बैठा होगा तो उसके ऊपर भी ये कानून लागू होगा। सरकार ये कानून को इम्प्लीमेंट करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार किसी भी व्यक्ति का मैसेज इंटरसेप्ट कर सकती है। ये सरकार ने प्रावधान रखा है। किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन सरकार रोक सकती है। कोई फर्जी खबर वायरल होती है तो सरकार उसको रोक सकती है टेलीकॉम नेटवर्क में जाने से। और जनहित में सरकार टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दे सकती है कि आप ये मैसेज भेजें। और भी कई सारे प्रावधान हैं जो कि उस पूरे टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से बदल देंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस आएंगे, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आम आदमी को फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर और उसको के जो नियम कानून हैं उनमें होने जा रहे हैं। और अब बात करेंगे बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी को दिखाते हुए बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप तीनों ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। सेंसेक्स 122 अंक तो निफ्टी 34 अंक चढ़कर बंद हुए हैं। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं अपने सहयोगी सुमित से। तो सुमित, अगर हम इस पूरे मार्केट की बात करें, एक्शन आपसे पूछे तो कहाँ दिखा आज? तो पहले निफ्टी के कुछ गेनर्स की बात करते हैं तो आज लीड कर रहा था कोल इंडिया। 8 साल के नए ऊपरी स्तरों पर स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। साथ साथ नेस्ले एक अच्छी तेजी यहां रही, अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा। एनटीपीसी 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार अपने नए हाइस पर। टाटा कंज्यूमर करीब 2% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट 2% नीचे रहा, विप्रो 1.5% नीचे रहा, अदानी एंटरप्राइज 1.5% नीचे रहा और टीसीएस तो आईटी और अदानी समूह में प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं देखने को मिली। मिड कैप में डीसीएम श्रीराम लीड कर रहा था 11% ऊपर। ओरियन इलेक्ट्रिक में खरीदारी थी, सेंचुरी प्लाई, जी शिपिंग जहां पर 6.5% तक का अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में केफिन टेक जो ब्लॉक का इंपैक्ट 5% नीचे, गुजरात अंबुजा करीब 3.5% नीचे, टीटीएमएल और 361 ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर 2.5% 3% तक की बिकवाली देखने को मिली। एफएमसीजी में आज नेस्ले अपने ऑल टाइम हाई पर, वरुण बेवरेजेस 3.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर और डाबर करीब 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक एफएमसीजी की अच्छी तेजी, आज पीएसयू की अच्छी तेजी और बैंक्स का सपोर्ट जो कि इंडिसेस में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। जी सुमित, शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर की निगरानी करेगा। जी हां, अहमदाबाद भारत का पहला शहर बन गया है जहां एआई की मदद से नगर निगम और पुलिस पूरे शहर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तो एआई की बात तो हम लगातार सुनते रहे हैं और अभी हमने कल शो भी किया इनफैक्ट एआई के ऊपर, और आज देखिए कि अब एआई का यहाँ तक इस्तेमाल बढ़ गया है कि चीज़ें जो हैं वो अब एआई की मदद से सर्विलांस तक पर चली गई हैं। और इसका उदाहरण अब अहमदाबाद की नगर निगम, अहमदाबाद की पुलिस पेश कर रही है। इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम खुद ब खुद चीज़ों को पकड़े, डिटेक्ट करे, चोरों का पता लगाए, चोरी रोकने में आपकी मदद करे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एआई के यूज़ केस कितने ज़्यादा बड़े हैं। तो चलिए वो आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम
आपको बताएं कि जो कोविड है उसने चिंताएं बढ़ा दी है। नए वेरिएंट ने ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। कितना खतरनाक है ये कोविड का नया वेरिएंट और आप इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? क्या कुछ और करने की जरूरत है? आपके पुराने लगे हुए टीके काम आएंगे क्या? तमाम सवाल अब मन में आ रहे हैं। तो आज शाम 5:57 पर कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक, जरूर देखिएगा हमारे साथ। चलिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं आईपीएल ऑक्शंस की भी। और आज ये ऑक्शंस दुबई में जारी हैं, लेकिन इस ऑक्शंस के जो हाईलाइट हैं वो निकल कर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जी हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम का यहाँ बोलबाला रहा है और आज ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे आप देखें 24 करोड़ 75 लाख रुपए में उन्हें खरीदा गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें खरीदा है 24 करोड़ 75 लाख पे। उन्हीं के साथी और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस के लिए भी पैसों की बरसात हुई और उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख पे खरीदा। वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी लगाने वाले ट्रेविस हेड को भी सनराइजर्स ने ही 6 करोड़ 80 लाख में अपने नाम कर लिया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए देकर खरीदा है। वेस्टइंडीज के रोमन पॉवेल को राजस्थान रॉयल्स ने 7 करोड़ 40 लाख में अपने नाम किया। आज की नीलामी में हर्षल पटेल सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्हें 12 करोड़ 75 लाख में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। फिलहाल दुबई में बोली जारी है। आज की बोली में कुल 333 खिलाड़ी ऑक्शन के लिए उपलब्ध थे। इनमें से टीमों को 77 खिलाड़ियों को खरीदना है और कुल 100 करोड़ रुपए की रकम खर्च होनी है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ताज़ा खबरें देख सकते हैं बस एक क्लिक पर।